जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़े हुए उनका तो स्वागत है ही, साथ ही साथ जितने भी बच्चे जो अपना यहाँ पर में योगदान दे रहे हैं, क्लास को आते से ही एक फ्यूल देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, उन सभी 600 प्लस जो बच्चे हैं जिन्होंने लाइक्स कर दिया है सेशन को, उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के जो है फ्यूल के कारण, आप लोगों के जो है यहाँ पर में कंट्रीब्यूशन के कारण ही ये लेक्चर जो है वो चल रहा है। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे ये बताना है फ्रेंड्स आप लोगों का। बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है आप लोगों का, लंदन के अंदर में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी, कब की थी, ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि इससे रिलेटेड मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊं आपको, तो मेरे को हाथ ऊपर करके जल्दी से बताइए, क्या चाहते हो इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता दूं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहां पर में, तो यहां इंडिया हाउस की स्थापना 1905 के अंदर में किसने की थी? 1905 के अंदर में इसकी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। इसकी स्थापना ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, किसने? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। आप लोग क्या ये बात जानते हो कि इंडिया हाउस बेसिकली एक छात्रावास था, एक हॉस्टल था, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। एक हॉस्टल के रूप में इसको बनाया गया था, हॉस्टल जिसमें 25 छात्र रहते थे, ठीक है, 25 छात्र। बाद में इसकी कमान वीर सावरकर ने, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर जो है उन्होंने संभाल ली। 1907 के अंदर में जो है इंडिया हाउस के जो प्रमुख है वो कौन बन गए थे? वीडी सावरकर बन गए थे। इसी इंडिया हाउस में रहने वाला एक छात्र, इस हॉस्टल में रहने वाला एक छात्र जिसका नाम था मदन लाल ढींगरा, ठीक है, ये याद रखना आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स कि मदन लाल ढींगरा जो थे, ठीक है, मदन लाल ढींगरा जो थे, उन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स? उन्होंने जो है एक गोली चलाई थी। किसके ऊपर में गोली चलाई थी मदन लाल ढींगरा ने? ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो मदन लाल ढींगरा जो है उन्होंने गोली चलाई थी फ्रेंड्स करजन वाइली के ऊपर में, ये भी याद रख सकते हो आप लोग, करजन वाइली, ठीक है। तो 1909 के अंदर में, ठीक है, मदन लाल जो ढींगरा है, मदन लाल ढींगरा, उन्होंने करजन वाइली के ऊपर में, करजन वाइली, ठीक है, करजन वाइली के ऊपर में गोली चला दी थी। तो करजन वाइली को किसने मारा था? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। मदन लाल ढींगरा ने कब मारा था? 1909 में मारा था। अब आप देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन से कहां हम पहुंच गए। एक हमने सीखा क्या? मैं हमेशा क्लास में आप लोगों से कहता हूं, हमने सीखा क्या उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। हमने सीखा, ठीक है, सबसे पहले हमने ये सीखा कि इंडिया हाउस की स्थापना कब हुई? 1905 में हुई। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? हर एक बच्चा जल्दी से अपने मन में भी रिवाइज कर लेंगे और लिख भी देगा कमेंट में। ये एक हॉस्टल के रूप में स्थापित किया गया था, 25 छात्र रहते थे यहां पर में। उनमें से एक छात्र था मदन लाल ढींगरा, ठीक है, मदन लाल ढींगरा, ये याद रखना आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, मदन लाल, ठीक है, ढींगरा, मदन लाल ढींगरा। इन्होंने करजन वाइली की हत्या कर दी थी, ये भी हमने देखा 1909 के अंदर में। बस ये चीजें आप लोग याद रख लो फ्रेंड, बहुत ही तेजी से आप लोग आगे बढ़ते जाओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? अब फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन यहां पर में बनता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी, ठीक है, कब की थी, ये भी क्वेश्चन बनता है, कब की थी। एक क्वेश्चन बना था कहां की थी, कहां पर में की थी, तो बताइए जल्दी से। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है आपका, आगे में भी पूछे जाने की संभावना है। तो महात्मा ज्योतिराव फूले, ठीक है, जिनको ज्योतिबा फूले के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। कब की थी उन्होंने स्थापना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स। 1873 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर में, महाराष्ट्र में। तो प्लीज इन पॉइंट्स को भी याद रखिए आप सभी लोग। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में बी इज द करेक्ट आंसर, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ज्योतिबा फूले की एक बुक का नाम आप लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, कौन सी बुक उन्होंने लिखी थी। बहुत ही फेमस, ठीक है, बुक है जो उन्होंने लिखी थी महात्मा ज्योतिबा फूले ने, बता सकता है कोई? तो महात्मा ज्योतिबा फूले की एक बहुत ही फेमस बुक है गुलामगिरी, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, जिसको उन्होंने अमेरिका के अंदर में जो क्रांति हुई थी, गुलामों की क्रांति, उसको समर्पित कर दिया था। बेसिकली वो चाहते थे कि उससे प्रेरित होकर भारत के अंदर में भी जो नीचे वर्ग के लोग हैं वो आंदोलन करें। हिंद महासागर की प्रमुख जल धारा कौन सी है? ये बढ़िया क्वेश्चन है यार। मोजाम्बिक धारा, फ्लोरिडा धारा, लेब्राडोर धारा, कुरोशियो धारा। मेरे को एक एक बच्चा
ये जो है ना चारों के चारों जलधाराएं बताएगा कि कौन कौन से इसके अंदर में। हर किसी से मेरे को चाहिए कि कौन सी जलधारा कौन से महासागर में, इसी से होती है पढ़ाई। ऐसे नहीं होता कि आंसर कर दिए और आगे बढ़ दिए, जब है बताने लायक तो करो ना, इसमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। बात एग्री करते हो कि नहीं करते हो आप लोग? जब यहाँ एग्जामिनर ने ऑप्शन डाला है मतलब एक ऑप्शन कुछ दूसरा लेकर भी क्वेश्चन बना सकता है। तो यहां पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं मोजाम्बिक जलधारा की आप लोगों की, तो मोजाम्बिक जलधारा आप लोगों को हिंद महासागर के अंदर में मिलेंगी, गर्म जलधारा है ये। फ्लोरिडा धारा जो है आप लोगों को अटलांटिक ओशन में मिलेंगी, अटलांटिक ओशियन के अंदर में। लेब्राडोर करंट जो है ये भी अटलांटिक में मिलेंगी आप लोगों को, अटलांटिक के अंदर में। कुरोशियो, ठीक है, कुरोशियो, ठीक है, ये जलधारा जो है फ्रेंड जापान के पास में है, प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर लिख देता हूं आप लोगों के लिए, प्रशांत महासागर। ये क्वेश्चन जो है मैं एक बार फिर से डालूंगा आप लोगों के लिए। मैं चाहूंगा कि हर कोई बच्चा जो है कम से कम इन पॉइंट्स को तो मेरे को बताए ही बताए, ठीक है। आप लोगों को मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूं मैं। सबसे पहले बड़ा मैप देखते हैं हम लोग यहाँ पर में आप देखिए फ्रेंड्स, ये है हिंद महासागर। पहली बात, हिंद महासागर कहाँ है? यहाँ पर में, ये समझ में आया, ये भारत है हमारा, ये है हिंद महासागर। हिंद महासागर में आपको दो इंपॉर्टेंट वाली करंट्स याद रखनी है। करंट का मतलब होता है जलधारा, पानी के बहने का प्रवाह। ये है आप लोगों का, ठीक है, ये है अगुलहास करंट। सुपर टेट में पूछा था कि नहीं पूछा था? यूपी सुपर टेट के अंदर में ये अगुलहास करंट, ठीक है, कई सारे और भी एग्जाम में आ चुका है। अगुलहास करंट हिंद महासागर में। ये देखिए मोजाम्बिक करंट है ये आप लोगों का, मोजाम्बिक नाम की जगह से जाता है, इसी वजह से मोजाम्बिक करंट। मोजाम्बिक जलधारा भी गर्म जलधारा है हिंद महासागर की। बात करते हैं हम लोग लेब्राडोर। देखिए लेब्राडोर अटलांटिक महासागर के अंदर में ठंडी जलधारा है, ठंडा पानी आता है, ठंडा पानी बहता है यहाँ पर में। ये कैनरी करंट ठंडी जलधारा है। फ्लोरिडा करंट जो है फ्रेंड्स, यहाँ इसमें नहीं दिख रहा आपको, बट मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर में एक फ्लोरिडा नाम का राज्य है अमेरिका में, ठीक है। यहाँ पर में एक धारा बहती है जिसको फ्लोरिडा करंट कहते हैं, ठीक है। तो फ्लोरिडा करंट यहाँ पर में मिलेंगे आपको अटलांटिक महासागर में, ये भी गर्म जलधारा है। और वही अगर मैं बात करूँ आप लोगों से फ्रेंड्स, कुरोशियो और ओयाशियो की, ये भी बहुत फेमस है। एग्जाम क्लियर करना है ना, इतने सारे कंपटीशन को बीट करना है ना, ये छोटे बस भी नहीं है, इसके अंदर में रॉकेट साइंस नहीं है एग्जाम क्लियर करना। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स है जो दानिश सर आपको बता रहे, कर लो अच्छे से, एग्जाम क्लियर हो जाएंगी, जाओगे पूरी जिंदगी चेंज हो जाएंगे, एक बेहतर दरवाजे से एंटर जाओगे अपने भविष्य के अंदर में। कुरोशियो करंट, ठीक, दोनों जापान के तट पर महासागर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़े। ये वाला मैं आपसे कभी भी पूछूंगा लास्ट में आप लोगों से, मैं ओयाशियो कहां पर मैं पूछूंगा, मैं खुला बता रहा हूं। आप अगुलहास करंट कहां पर में, मोजाम्बिक करंट कहां पर में, कैनरी, लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, या आप लोगों से पूछने वाला हूं। और ब्राजील करंट कहां पर में, ये भी पूछ लूंगा आप लोगों से, ठीक है। आप लोगों से पूछूंगा मैं लास्ट में। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पर में शोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 68वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न, ठीक है, 12/2/2023, ठीक है, 12/2/2023 को पूछा गया प्रश्न आप लोगों का। अब देखिए इस प्रश्न के अंदर में शोभ मंडल का मतलब होता है हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे पहली वाली लेयर, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे पहली लेयर, जिसको आप लोग ट्रोपोस्फियर के नाम से भी जानते हो, ट्रोपोस्फियर के नाम से भी आप लोग जानते हो, ठीक है, ट्रोपोस्फियर। अब ट्रोपोस्फियर के बारे में क्या है? इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपर वाली। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है, ठीक है, ऊपर में से एक से अधिक, ऊपर में से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं अक्सर। यहां पर में आप लोगों से बोला है कि कौन सा वाला सत्य है, तो इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है, साक्षात सत्य है ये, ठीक है। ये आप लोगों की सबसे पहली ऊपरी परत है क्या? नहीं, ये पहली परत है। अब अच्छा दूसरी बात, यहाँ पर में कई सारे बच्चे सर एवरेज ऊंचाई के ऊपर में सर 18 किलोमीटर है, सर 8 किलोमीटर, सर 10 किलोमीटर। अरे मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले, एनसीईआरटी से ज़्यादा जानते हो? ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लीजिए, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लो और देख लो जूम कर करके, ठीक है। नैनो को और ज़्यादा जो है यहाँ पर में अपने आप सुख दे सकते हो, एनसीईआरटी का प्रूफ देखकर लो, और ज़्यादा फोकस कर देते। ये देखिए बैकग्राउंड में देखिए आप, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लिया है आप लोगों के लिए, ठीक है, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लिया है, डायरेक्टली एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लिया है। इसमें क्या बोला है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर के बारे में, लोअर मोस्ट है, ये सबसे निचली परत है। और यहाँ क्या कह रहा है तुम्हारा चचा का लड़का
ये कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। ऐसे कैसे भाई? अरे सबसे निचली परत है ये, सबसे ऊपरी परत नहीं है, सबसे निचली परत है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। देखिए आसिफ कमाल को यहाँ पर मैं अभी से जो है यहाँ पर मैं कहीं 15 किलोमीटर दे रखा है सर, इसी वजह से मेरे को पता था प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ आपको यहाँ पर मैं मिल गया। द एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। एनसीईआरटी में दिया है, बीपीएससी ने एनसीईआरटी का उठाया हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर मैं एनसीईआरटी से उठाया है। औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, ये सही है। सबसे ऊपरी परत नहीं, सबसे निचली परत है, तो गलत है ये। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है, गलत। इस परत का जैसे जैसे ऊपर जाओगे आप लोग, तापमान नीचे गिरता जाएगा, टेम्परेचर गिरता जाएगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। जितना ऊंचाई पे जाओगे उतना टेम्परेचर नीचे आता जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का गलत है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, पहला वाला। अब देखिए यहां पर मैं एक चीज याद रखना, एवरेज ऊंचाई जो है इसकी 13 किलोमीटर है, लेकिन ये अगर मैं बात करूं यहां पर मैं पोल्स के पास में जो हमारे ध्रुव होते हैं, ठीक है, यहां पर मैं उसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है, 8 किलोमीटर लगभग। और इक्वेटर के पास में इसकी जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर होती है। इसी वजह से एवरेज ऊंचाई 13 किलोमीटर बोला है, इसी वजह से एवरेज ऊंचाई जो है इसने 13 किलोमीटर बोला है। ठीक है, ओके, चलिए। चौबे जी वो जो है ना, जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेसिंग के अंदर में, तो वो आपका हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत बहुत शुक्रिया, जो एफर्ट्स हम लोग लेते हैं उसका आप लोग जो है बढ़िया से प्रतिसाद दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पर मैं देखिए अमरदीप कुमार जी का कमेंट आया था 2 हफ्ते पहले। आई मस्ट से योर वे ऑफ टीचिंग इज वेरी गुड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कॉमेडी पार्ट विच इज मतलब बहुत अच्छा लगता है उनको। लेकिन उनको एक चीज़ और अच्छी लगती है, सेकेंड बेस्ट थिंग इज आई लाइक, ठीक है, इज विथ प्रूफ शोविंग फ्रॉम कट आउट ऑफ एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छी लगती है फ्रेंड्स, आप लोग इसको प्रतिसाद दे रहे हो, आप लोगों को ये पसंद आ रहा है, ये चीज़ जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारी मेहनत जो है आपको पसंद आ रही है, कि भाई आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है कि सर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब ये इस तरीके से देखते हैं तो। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जहाँ जहाँ प्रूफ नहीं भी दिखा रहे ना, वो भी चीज़ एनसीईआरटी से वेरीफाइड है, पूरा का पूरा रिसर्च करके, एक एक चीज़ को रिसर्च करके आप लोगों को सारी चीज़ें बताई जाती है यहाँ पर में। इसी वजह से टीचिंग परीक्षा मतलब सिलेक्शन की गारंटी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अब देखिए एक साइंस का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये आप लोगों का साइंस का क्वेश्चन मैंने लिया है एनसीईआरटी की, ठीक है, आप लोगों की बुक से, साइंस की बुक से। अब ध्यान से समझना, जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर कर डाला मतलब उसको इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में पता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स आप लोगों के प्यारे प्यारे से कमेंट्स के लिए। देखिए ये क्वेश्चन भी है अगर आप लोगों का, सर लगता है सर इस बार सिलेक्शन हो ही जाएगा हम सबका, आप जो मिल गए हमें, चलो बिल्कुल भाव्या जी बिल्कुल हो जाएगा, और आपकी खुद की भी मेहनत है इसके अंदर में, अपन सब मिलकर मेहनत करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारे शरीर के अंदर में एक्स जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, खत्म, खल्लास, फिनिश। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है हमारे शरीर के अंदर में, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे बड़ा ग्लैंड है लीवर, ठीक है, पहली बात तो पैंक्रियाज नहीं है, पैंक्रियाज नहीं है, ठीक है, अमाशय या अग्नाशय नहीं है आप लोगों का। सबसे बड़ा जो ग्रंथि है वो है लीवर, मतलब सबसे बड़ी ग्लैंड, जिसमें ग्लैंड मतलब होता है आप लोगों का एक ऐसा ऑर्गन जो आपका कोई ना कोई हार्मोन्स रिलीज करता है या जो है कोई ना कोई जूस रिलीज करता है आपके बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। तो ये लाल कलर का होता है, ठीक है, यह ब्लैंक का स्त्राव करता है। लीवर किस चीज को छोड़ता है, लीवर गैस्ट्रिक जूस को छोड़ता है क्या, ठीक है, बाइल जूस को छोड़ता है। वो बाइल जूस जो आप लोगों का बेसिकली जो फैट है ना उसको पचाने के काम आता है, ये फैट पचाने के काम आता है बाइल जूस आप लोगों का। तो बाइल जूस को आप लोग कहते हैं पित्त रस। यकृत जो है आप लोगों का सबसे बड़ा है और बाइल जूस जो है उसको छोड़ता है, ठीक है। यह क्या करता है आप लोगों का जेड में भंडारित होता है, पैंक्रियाज में भंडारित नहीं होता, वो गैल ब्लैडर के अंदर में जो है वो जमा होता है आप लोगों का। तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है भाई, सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। सबसे पहले ये लिखो, एक एक पॉइंट, एक एक स्टेटमेंट हर बच्चा लिखेगा। देखो आप लोगों को पेपर क्लियर करना है ना, एक एक पॉइंट लिखते जाओ, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक्स इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी, ठीक है, हमारे शरीर में एक्स सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लिखो सभी लोग, हर बच्चा लिखेगा यहां पर में पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट लिखते हैं, लीवर, इट के जगह पे लीवर लिखो, लीवर सीक्रेट, ठीक है, बाइल जूस लिखो सभी लोग यहां पर में कि लीवर जो है वो बाइल जूस सीक्रेट करता है। बाइल जूस किस चीज के काम आता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है।
बाइल जूस जो है फ्रेंड्स आपका फैट को, ठीक है, जो वसा होता है उसको पचाने के काम आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। बाइल जूस भैया थोड़ा इधर आते क्या तुम, इधर आ जाओ। बाइल, ठीक है, जूस जो है आप लोगों का किसको पचाने के काम आता है, लिखो यहां पर मैं आप लोग, बाइल जूस किसको पचाने के काम आता है, फैट को। फैट को हिंदी में बोलते हैं वसा, वसा को पचाने के काम आता है। अपने आप में 1 नंबर यहां भी मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में बाइल जूस जमा कहां होता है, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। यहां पर मैं थोड़ा सा आ जाइए यहां पर, ये देखिए, ये इस इमेज को देखिए आप लोग, ठीक है। यहां पर में ये आप हो, ठीक है, ये आपका लीवर है, रेडिश कलर का दिखता है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। बाइल जूस को सीक्रेट करता है और ये गैल ब्लैडर नाम की जगह होती है आप लोगों के लीवर के यहां पर में नीचे में, यहां पर में इसको स्टोर करके रखता है। एक आपका पाउच है ये, ठीक है, जहां पर में स्टोर करके रखता है। आपके इधर में है, आपके भी, ठीक है, आपके अंदर में भी है गैल ब्लैडर, ठीक है। तो गैल ब्लैडर आप लोगों का ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो फैट, अगर आप मान लो गैल ब्लैडर अगर आपका खराब हो जाए तो फिर आपके शरीर में फैट नहीं पचेगा, ठीक है, वसा नहीं पचेगा आपका। तो इस तरीके से फ्रेंड गैल ब्लैडर के अंदर में आप लोगों का ये स्टोर होता है, इसको याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है, जिसको पित्ताशय के नाम से जानते हैं आप लोग, ठीक है, गैल ब्लैडर को पित्ताशय के नाम से जानते हैं। कितना बढ़िया था, ठीक है कि नहीं बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर में। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के हो गए। अगर आप लोग चाहोगे फ्रेंड बीच बीच में इस तरीके से भी मैं क्वेश्चंस आपको करवा दूं तो मुझे जरूर बताना, मैं आप लोगों को करवा दूंगा। देखिए यहाँ पर में इस प्रकार से दिखता है आप लोगों का लीवर, ये स्टमक है, ये लीवर है आप लोगों का, गैल ब्लैडर, बाइल जूस इसमें जमा रहता है। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, जल्दी बताइए इसका आंसर। 1600 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। 3000 पार करना है हम लोगों ने दोनों का नंबर, तो हर कोई बच्चा अपना अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पर में देता रहेगा, ठीक है। जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है वो आप लोगों की है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। कितना परसेंट है, क्योंकि परसेंट अगर पूछ लिया आप लोगों से तो कई सारे लोग जो है ना परसेंटेज जो है वो छोड़ देते हैं। तो आप लोगों का फ्रेंड्स यहां पर मैं याद रखना है 78%, ठीक है। ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का जो है केवीएस पीआरटी के अंदर में भी आया था आप लोगों का 2018 के अंदर में, ओके। केवीएस पीआरटी 2018 में आया था, 65वीं बीपीएससी में भी आया, ओके। अब बात आती है भाई 3rd नंबर की कौन सी सबसे बड़ी है, ठीक है, क्योंकि ये भी तो बन सकता है क्वेश्चन। जब इतना पूछ लिया है तो 3rd नंबर पे कौन सी, ये भी तो पूछ सकता है आप लोगों से। पहले नंबर पे है नाइट्रोजन, ठीक है, फिर ऑक्सीजन है। अब 3rd नंबर पे कौन सी आती है ये आप लोग बताओगे मुझे जल्दी से, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं 3rd नंबर की गैस का। 3rd नंबर के ऊपर में कौन सी है, तो आर्गन है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट, आर्गन 3rd नंबर पे। 4थे नंबर पे कौन सी आती है, 4th नंबर पे आती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है आपका प्रपोर्शन, लेकिन मैं आपको बता दूं 99% अकेला इन दोनों ने कैप्चर किया हुआ है, 99% अकेला इन दोनों ने, 99%, ठीक है, क्योंकि ये हो गया 78% और ये हो गया 21%। बाकी की जो बची हुई गैस है वो सारी 1% के अंदर में आएंगी आप लोगों की, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स यहां आप लोग देख सकते हो इस पर्टिकुलर चीज को, 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने कवर कर लिया है। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ग्रीन हाउस गैस। अब देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस गैस होती क्या है, ओके। ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है फ्रेंड्स, बट ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ये भी आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ पर मैं बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ठीक है, सीएफसी, मीथेन, ये सारी की सारी क्या है आप लोगों की, ये सभी की सभी आप लोगों की जो है फ्रेंड्स कार्बन डाई ये जो है ग्रीन हाउस गैस है। अब ये ग्रीन हाउस गैस होती क्या है, क्या ग्रीन कलर की दिखती है सर ये, नहीं, पहले समझो ग्रीन हाउस गैस होती क्या है। ये देखो ये है हमारा सूरज दादा, ठीक है। अब ये अपनी सोलर एनर्जी भेजेगा पृथ्वी की तरफ में। वैसे आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली होना चाहिए ऐसा कि सूरज की किरणें आई, टकराई टपक करके और वापस चली गई, है ना, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, सीएफसी, इस तरीके की अलग अलग जो है फ्रेंड्स क्या है आप लोगों की ग्रीन हाउस गैस है। ये क्या करती है, वो बन गई है यहाँ पर में, आओगे तो तुम हमारी मर्जी से, मतलब आने देती है, लेकिन जाओगे मतलब आओगे अपनी मर्जी से, जाओगे हमारी मर्जी से, जाने ही नहीं देती, पकड़ के रख लेती है ऐसे।
इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे पृथ्वी का जो वातावरण है, वातावरण का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। ग्रीन हाउस गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हीट आई, देखो जा ही नहीं रही, ऊपर जाने की कोशिश करी, टुपुक करके वापस भेज दे रहा है, फिर ये फिर टुपुक करके वापस। तो हीट को ट्रैप करके रख लेता है, पकड़ के रख लेता है यहाँ पर में, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद है, इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है ना, इन गैसेस को कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। इवन जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा वाटर वेपर, ठीक है, जो वाष्प है, जल वाष्प, उसको भी ग्रीन हाउस की कैटेगरी में रखा गया है। आप लोगों का नाइट्रोजन ऑक्साइड, आप लोगों का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, ओजोन खुद जो है क्या है, आप लोगों की ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है आप लोगों की, जो गैस क्या करती है, पकड़ के रखती है, पकड़ के रखती है इनको आप लोगों की। तो यहाँ पर में देखिए आप लोग, मीथेन है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है आप लोगों का, कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब आपकी ग्रीन हाउस गैसेस की कैटेगरी के अंदर में आती है, जो पृथ्वी पर तापमान जो है ना उसको बढ़ाती है, मतलब उसकी वजह से तापमान बढ़ रहा है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। चलिए, बाकी जो है फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमको देखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, सीएफसी, मीथेन, ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस की वजह से क्या हो रहा है, पृथ्वी ठंडी हो रही है या गर्म हो रही है, बता सकते हो आप लोग। ग्रीन हाउस गैस की वजह से पृथ्वी ठंडी हो रही है या गर्म हो रही है, जल्दी बताइए सभी के सभी लोग। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची शामिल की गई है। बीपीएससी एलडीसी का क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी बताइए आप सभी लोग, आंसर करते जाएंगे सभी के सभी लोग फ्रेंड्स। कौन सी वाली अनुसूची है जिसके अंदर में भारतीय भाषाओं के बारे में बात की गई है। तो हमारे भारत के संविधान के अंदर में कितनी भाषाएं हैं, ठीक है, टोटल 12 जो है अनुसूची है। कितनी अनुसूची है, टोटल 12 अनुसूचियां है, जिसमें से 8वें नंबर की जो अनुसूची है उसके अंदर में 22 भाषाएं दी गई है। अब बात निकली है तो दूर तक जाएंगी भाई, ऑब्वियस सी बात है, अब बात निकली है तो दूर तक जाएंगी भाई, आप लोगों का पेपर क्लियर करना है तो ओके। तो 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में दिया गया है आप लोगों का, ठीक है। आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 351 तक का जो है ना आप लोगों का पार्ट नंबर 17, ठीक है, उसके अंदर में भाषा से डील किया गया है। आर्टिकल नंबर 343 कल ही एक किसी क्लास में मैंने बताया था, आर्टिकल नंबर 343 जो है ये बात करता है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज से, ऑफिशियल लैंग्वेज, भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, लैंग्वेज ऑफ इंडिया, जो कि होंगी हिंदी, हिंदी, और किस में होंगी, देवनागरी लिपि में, नागरी लिपि में। मतलब ये हिंदी, और वो भी कौन सी वाली लिपि, देवनागरी लिपि, ये अ आ ई जो होता है ना उसके अंदर में, ये हमारी भारत की आधिकारिक भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी। आर्टिकल नंबर 243 सब क्लॉज 1 के अनुसार हमारे भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, देवनागरी स्क्रिप्ट के साथ, राष्ट्रभाषा नहीं, ऑफिशियल मतलब कामकाज के लिए यूज करने वाली। वैसे हम लोगों ने इसमें और जोड़ा हुआ है कि जब तक जरूरी होता है तब तक हम इंग्लिश को भी इस्तेमाल करेंगे, वो हमने जोड़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में संविधान के अंदर में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है। जो भाषा है 22 वाली भाषाएं है, ठीक है, इनको रिकॉग्नाइज किया गया है और हमारे जो है संविधानिक भाषाओं के रूप में, ठीक है। तो ये 22 के 22 भाषाएं आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो। ओरिजिनली कितनी थी, ओरिजिनली थी 14, बाद में बढ़ाकर कितनी हो गई आप लोग आंसर करेंगे। ओरिजिनल 14 थी, ये भी अपने आप में एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। 8वीं अनुसूची में दिया गया वो टोटल 12 अनुसूची है। अनुसूचियों की सूची आपको ऐप के अंदर में मिली कि नहीं मिली है, जल्दी बताओ। ऐप में दिया है आप लोगों को पूरी की पूरी अनुसूचियां, 12 की 12 अनुसूचियां, और क्वेश्चन भी दिया है उसके ऊपर में, अभी दिखा देता हूं प्रूफ आपको। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, कानून के समक्ष समानता, ठीक है, और कानून के द्वारा समान सुरक्षा, यह अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है, ठीक है। हेडमास्टर की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, लो हेडमास्टर की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोगों का देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 14 जो है इसकी बात करता है। 343 किसकी बात करता है, अभी बताया मैंने आप लोगों को, ठीक है। देखिए एग्जामिनर के दिमाग में है ये 343, अभी बताया आपको क्या है 343 के अंदर में, ठीक है, ये बताया ना मैंने अभी आपको 343 के अंदर में क्या है। देखो यहां पर मैं ध्यान से देखो, फिर से एक बार देखो, 343 के अंदर में ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंडिया की वो हिंदी होंगी, देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर में, अभी बताया। और यहां देखिए ऑप्शन के अंदर में दिया हुआ है 343 आप लोगों का। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना आप लोगों के, ठीक है, उनको याद रखा कीजिए आप सभी के सभी लोग, ओके। अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, अगर देखो ऑप्शन में आया तो बात कर लेंगे। आर्टिकल नंबर 46 कहता है कि SC ST इनके जो है ना हितों का ध्यान रखा जाएगा, हितों का ध्यान रखेंगी सरकार,
ध्यान, ये डीपीएसपी का पार्ट है। एससी एसटी के हितों का ध्यान रखने की सलाह दी गई है हमारे भारत के सरकारों को, एससी एसटी कम्युनिटी का। आर्टिकल नंबर 19 में कुछ स्वतंत्रता दी गई है आपको, स्वतंत्रता, जैसे 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। कहीं पे भी जाके रहने का अधिकार, कहीं पे भी बसने का अधिकार, काम धंधा करने का अधिकार, बोलने का अधिकार, ये सब आपको अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अगर आप लोग कहोगे फ्रेंड्स तो मैं आपको इसी तरीके से डिटेल में एक एक पॉइंट के साथ में पढ़ा सकता हूँ आप लोगों को। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार है तो मैं को आप लोगों को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, इवन बोलने का अधिकार आप लोगों को जो है वो अनुच्छेद 19 में दिया है। चुप रहने का अधिकार भी उसके अंदर में बिना मतलब बोले ही उसी में आ जाता है, चुप रहने का अधिकार भी। प्रेस की स्वतंत्रता भी उसी में आती है आर्टिकल नंबर 19 में। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची, देखिए ध्यान से, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची, कितनी अनुसूची है टोटल, क्या सीखा हमने अभी? टोटल आपकी 12 अनुसूचियां है, ये सीखा ना हम लोगों ने, 12 अनुसूचियां है टोटल अभी। तो 12 अनुसूचियों में से जो 6वें नंबर की अनुसूची है उसमें क्या दिया गया है, उसके अंदर में कौन से राज्य के। और आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ये आप लोगों का जो है ना आरओ की एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड। तो भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची से रिलेटेड, ठीक है, कौन से क्षेत्र पर लागू नहीं होता, AMMT, ठीक है। एक आसाम है, आसाम, ठीक है, मेघालय, मेघा, ठीक है, मिजो, त्रिपुरा, त्रिपुरा, ये 4 राज्य है फ्रेंड जहां पर में ये लागू होता है। ओके, आप लोग यहां पर में देख सकते हो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और ये पूरी की पूरी 12 अनुसूची आपको दी है ऐप के अंदर में। कितने लोग हैं जिन्होंने देखा है ऐप में इमेज सेक्शन, इन्फोग्राफिक्स वाले आप लोगों का? मैं क्या करता हूँ वहां पर, मैं ना एक ड्रीम प्रोजेक्ट था मेरा, हमेशा से मैं चाहता था कि यार मुझे इस तरीके से पढ़ाया जाए कि कोई इमेज वगैरह है, कोई इन्फोग्राफिक्स है तो वो दे दो, मैं उसको 2 मिनट तक निहारता रहूँ, 2 मिनट तक उसको पढ़ लूँ अच्छे से, ठीक है। और जब 2 मिनट हो जाए उसको पढ़ के अच्छे से, तो फिर उसके ऊपर में मेरे से कोई सवाल पूछे, इससे क्या होगा कि वो वही के वही याद हो जाती है। और इसी कड़ी में फ्रेंड टीचिंग परीक्षा ने एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया है और बच्चे उसको बहुत ज़्यादा सराहा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको पसंद आ रहा है। ये आप देखिए ऐप में जाओगे आप लोग, ठीक है, इमेजेस वाले सेक्शन में इमेज लिखा हुआ होगा, इमेजेस, उसमें जाओगे आप तो जो भी इंपॉर्टेंट वाली इमेजेस है, देख जैसे संस्था और उनके मुख्यालय, वो डाल दिया है, इमेज डाल दी और उसी के ऊपर में टेस्ट बना दी, ये टेस्ट है, टेस्ट लो, टेस्ट ले दो, इसको पढ़ लो एक बार और टेस्ट दे दो। इंस्ट्रूमेंट और किस किस से उसको मेजर किया जाता है, ठीक है, उसको पढ़ लो और टेस्ट दे दो उसके ऊपर में फटाक से, ठीक है। जैसे शेड्यूल्स है ये वाला आप लोगों का, ये इमेज डाल दी उसमें हमने, ठीक है, और वही के वही आप लोगों को बोला है उसकी टेस्ट दे दो भाई लोग, चलो टेस्ट दे दो वही के वही एकदम से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स सही सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ाने का, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सत्यम जी, बिल्कुल सफिशिएंट है, बस अच्छे से पढ़ाई के ऊपर में ध्यान दीजिए। तो आंसर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम लिखो सभी लोग। इसका आंसर क्या होगा अभी? हर एक बच्चा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लगाएगा जल्दी जल्दी से। तो मणिपुर जो है फ्रेंड्स इसके अंदर में नहीं है, ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, सर्च लाइट, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, है ना, एग्जाम के अंदर में। बताइए जल्दी जल्दी से, सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ये सबसे लंबे समय तक जो है ना फ्रेंड्स संपादक रहे हैं, सबसे लंबे समय तक सर्च लाइट के। तो देखो अगर मैं बात बताऊं ना आप लोगों को फ्रेंड्स इसकी, तो सर्च लाइट के जो पहले संपादक थे, फर्स्ट वाले थे, वो सैयद हैदर हुसैन थे, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, सैयद हैदर हुसैन, सैयद हैदर हुसैन, हुसैन ये फर्स्ट नंबर के थे, ठीक है, यहां लिख भी देता हूं फर्स्ट नंबर के थे, ठीक है। अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर पे कौन थे, ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन से थे, तो ये भी आप लोग याद रख लोगे फ्रेंड्स कि महेश्वर प्रसाद जो है इसके दूसरे नंबर पे थे, महेश्वर प्रसाद, महेश्वर प्रसाद। लेकिन बात यहां पर मैं आप लोग देखोगे कि ऑप्शन में दिया नहीं है। एक जो थे इनके जो थे मुरली मोहन प्रसाद, ये सबसे लंबे समय तक, ठीक है, सबसे लंबे समय तक रहने वाले जो है सर्च लाइट के सबसे लंबे समय तक रहने वाले संपादक थे, इसी वजह से इनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है आपका, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो सबसे लंबे समय तक रहने का संपादक रहने का जो है किसको किसका है यहाँ पर में, ओके। तो मुरली मोहन जो है यहाँ पर में मुरली मोहन प्रसाद जी। और आप लोगों को बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि पहले ये जो है आप लोगों का बाई वीकली आता था, फिर बाद में इसको डेली कर दिया गया इस अखबार को, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला आप लोगों का है,
ठीक है। तो 1930 से जो है इसको दैनिक रूप से प्रकाशित किया जाने लगा। पहले 1918 में इसकी स्थापना हुई थी, 1918 में, ठीक है, 1918 में। तो पहले ये हफ्ते में जो है ना आप लोगों का द्विसाप्तिक था, मतलब कि 2 हफ्ते में एक बार आता था। फिर इसको जो है फ्रेंड 1920 से 1930 तक त्रिसाप्तिक कर दिया गया, मतलब कि 3 हफ्ते में एक बार आने लगा। फिर बाद में ये सोचा गया कि नहीं यार इसको तो और निकालना चाहिए आप लोगों का, तो उसको 1930 से क्या किया, डेली कर दिया गया इसको। 1930 से डेली निकाला जाने लगा इसको। सर्च लाइट बिहार का बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला अखबार है, तो इसी वजह से याद रखना है आप सभी लोगों ने इसको, ठीक है। नाउ वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वो कौन सी प्रथा है? जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा, दहसाला प्रथा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आप लोगों का। आप लोग बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, जमींदारी प्रथा ये जो है आप लोगों की, ये बंगाल, ठीक है, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, इस इलाके में थी। यहां जमीन का मालिक जमींदार हुआ करता था, जमीन, ठीक है, जमींदार जो है वो जमीन का मालिक हुआ करता था, जमींदार मालिक जमींदार हुआ करता था। रैयतवाड़ी जो महलवाड़ी प्रथा है, इसमें गांव जो है वो पूरा का पूरा गांव जमीन का मालिक होता था और गांव का मुखिया टैक्स को वसूल करके अंग्रेजों को लाकर देता था, ठीक है। भू राजस्व कौन इकट्ठा करता था? गांव का मुखिया। महल का मतलब भी होता है गांव, ऐसा गांव जहां से टैक्स वसूल किया जाता हो, महलवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा में रैयत का मतलब भी होता है किसान, किसान। तो डायरेक्टली किसान जो है यहाँ पर में मालिक होता था अपने ज़मीन का, किसान को ही मालिक मान लिया जाता था और किसान ही टैक्स देता था। तो आपसे जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वह प्रथा, वह टैक्स वसूल करने की प्रथा जिसके अंदर में किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व देने के लिए खुद जिम्मेदार होता था क्योंकि खुद मालिक है वो, तो वो रैयतवाड़ी प्रथा है। दक्षिण भारत के अंदर में ये प्रथा प्रचलन में थी, यहाँ पर में रैयतवाड़ी प्रथा, ठीक है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंदर में यहाँ पर में थे जमींदारी प्रथा, जिसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहते थे आप लोग, ठीक है। और महलवाड़ी प्रथा जो है, महलवाड़ी यहाँ पर में थी आपकी उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर में, ठीक है। तो दक्षिण भारत के अंदर में रैयतवाड़ी प्रथा थी। दहासाला सिस्टम तो अकबर के समय का है। अकबर और जो टोडरमल थे उन्होंने इसको ईजाद किया था, दहासाला सिस्टम। तो अकबर के समय में रेवेन्यू जो था, रेवेन्यू वसूल करने की जो प्रथा थी उसको दहासाला सिस्टम कहा जाता था। अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर, ठीक है, टोडरमल ने उसको शुरू किया था। चलिए, ठीक है, चलिए। तो 1820 में जो है फ्रेंड्स मद्रास के जो सर थॉमस मुनरो थे उन्होंने इस प्रणाली को पूरे के पूरे मद्रास प्रांत में लागू कर दिया था। लेकिन इसको सबसे पहले ट्राई किसने किया था? अलेक्जेंडर रीड ने। कहाँ पर में ट्राई किया था? ये टीपू सुल्तान के इलाके को जीता था, वहाँ ट्राई किया था, फिर पूरे मद्रास पर इसको लागू कर दिया थॉमस मुनरो ने। देखो, अगर पूछा जाए कि रैयतवाड़ी प्रणाली को सबसे पहले ट्राई किसने किया था, किसने सबसे पहले इसको इजाद किया था? अलेक्जेंडर रीड ने। पूरे मद्रास पर किसने लागू किया था? दक्षिण भारत में थॉमस मुनरो ने, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप लोगों के और बन गए। अगर पंचायत का विघटन हो जाता है, मान लो कि पंचायत जो है चुनाव हुआ और थोड़े समय बाद पंचायत खत्म हो गई, पंचायत ने इस्तीफा दे दिया, तो चुनाव कितने दिनों के अंदर में करवा लिए जाने चाहिए? वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, और बहुत सारे एग्जाम में आता है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो पंचायत का अगर विघटन हो जाता है तो पंचायत का चुनाव 6 महीने के अंदर में करवाना कंपलसरी है, 6 महीने के अंदर। ये काफ़ी सारे एग्जाम्स के अंदर में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स कि भाई कितने दिनों के अंदर अंदर में जो है वो करवा लेना कंपलसरी है आप लोगों का। तो 6 महीने के अंदर अंदर में जो है करवा लेना कंपलसरी है, और 6 महीने के अंदर में अगर नहीं करवा पाते हैं तो फिर उसका कारण जो है वो बताना पड़ता है चुनाव आयोग को कि क्यों नहीं करवा पा रहे हैं वो लोग चुनाव, ठीक है। चलिए, तो 6 महीने के अंदर अंदर करवा लेना कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर झील परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखो, पहली बात तो राणा प्रताप सागर कौन से नदी पर स्थित है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया। लो, ये लिखो आप लोग, राणा प्रताप सागर कौन से नदी पर स्थित है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया। उसके बाद में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भाई बताइए कि कौन से राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान में, राणा प्रताप सागर राजस्थान राज्य के अंदर में स्थित है। आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। 66वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न, एक्चुअल प्रश्न आप लोगों का जो एग्जाम में आया है, तो प्लीज इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग याद रखिए, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो ये है राणा प्रताप सागर आप लोगों का, ठीक है। इवन जवाहर सागर डैम, ये सब आपके राजस्थान के अंदर में है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ है आप लोगों की, सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, सलल। तो इसको याद रखना, मैं हमेशा बताता हूँ सलल के बारे में, क्योंकि सलल जो डैम है आपका, इसका उल्लेख आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा, ठीक है। चेनाब नदी के ऊपर में बना है सलल, चेनाब नदी के ऊपर में, ठीक है। चलिए,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? बताओ, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। सलल वाला जरूर लिखना, सालल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बहुत फेमस है और एनसीईआरटी 8वीं कक्षा की पुस्तक में दिया हुआ है एनसीईआरटी के। देखिए बात करें हम लोग हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो वुमेन प्रेसिडेंट थी एनी बेजेंट। इनके बारे में क्या जानते हो? कब बनी थी और कहा? कब कहा? दोनों पॉइंट के आंसर आप लोग लिखोगे कमेंट बॉक्स के अंदर में। तो अगर बात करें कि ये एनी बेजेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा कब बनी थी, तो ये बनी थी फ्रेंड्स 1917 के अंदर में, ठीक है। और कहाँ बनी थी? तो कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में। ये पहली महिला थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बोला है ना, इसी वजह से आंसर एनी बेजेंट होगा। अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बोलता, ठीक है, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बोलता इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो सरोजनी नायडू आंसर होता। तो जिन भी लोगों ने यहाँ पर में सरोजनी नायडू आंसर लगाया है, 15% लोगों ने, वो यहाँ पर में गड़बड़ कर गए। भारतीय महिला जो थी, जो बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो थी 1925 में। 1925 के अंदर में सरोजनी नायडू बनी थी, लेकिन उससे पहले 1917 में एनी बेसेंट बन चुकी थी ना, वो भारतीय नहीं थी, ठीक है। इसी वजह से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी भारतीय महिला बनी थी, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलो अच्छा, 3 महिलाएं बनी हैं, तीनों के नाम बता दूं क्या आप लोगों को? कितने लोग चाहते हैं तीनों के नाम बता दूं मैं? 3 महिला अध्यक्षा बनी है पहले, आज़ादी से पहले, ठीक है। ध्यान से समझना और मेरे साथ साथ में लिखते जाना। अगर आप एक्टिविटी करोगे फ्रेंड तब पढ़ाने में मजा आएगा आप लोगों को, ठीक। देखिए पहली वाली एनी बेसेंट, आप लोगों को बता दिया मैंने, एनी बेसेंट 1917 के अंदर में कलकत्ता में बनी थी, कलकत्ता के अंदर में। दूसरा वाला जो है फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा सरोजनी नायडू, सरोजिनी नायडू, ठीक है, ये याद रखना है। ये बनी थी कानपुर के अंदर में, कानपुर में 1925 के अंदर में। बता दो तीसरी वाली कोई बता सकता है मुझे? थर्ड वाली, उनका नाम है नीली सेन गुप्ता, नीली सेन गुप्ता, नीली सेन गुप्ता। ये बनी थी 1933 के अंदर में, कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में, कलकत्ता में, ठीक है। तो ये 3 महिलाएं थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी आज़ादी से पहले। तो ये इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का, प्लीज इसको याद रखेंगे, हर कोई बच्चा इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं सरोजनी नायडू के बारे में बता दूं तो 1925 में कानपुर में कांग्रेस के वार्षिक इसकी अध्यक्षा बनी थी। एनी बेसेंट के बारे में बताऊं तो 1917 में बनी थी, 32वां सेशन था। वैसे उन्होंने 1914 में फ्रेंड्स एक समाचार पत्र जारी किया था, निकाला था कॉमनवेल्थ नाम से, ठीक है, कॉमनवेल्थ, ये भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स रिवीजन क्वेश्चन की तरफ में। हमारे जल्दी जल्दी से सभी लोग रेडी है रिवीजन क्वेश्चन के लिए? 2400 से ज़्यादा लाइक्स हो चुके हैं, 2951 बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं। जल्दी से दोनों नंबर्स बढ़ जाने चाहिए। रिवीजन क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, मेरी एनर्जी डाउन नहीं हो रही, आपकी भी एनर्जीज डाउन नहीं होनी चाहिए। कौन सा संवैधानिक प्रावधान केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों के लिए नौकरी और शैक्षणिक संस्थान के आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है? ठीक है, कौन सा संवैधानिक प्रावधान है, ठीक है, जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए, ठीक है, बोलता है कि समाज के कमजोर वर्ग जो है उनके लिए नौकरियों में आरक्षण, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, आरक्षण की बात जो है फ्रेंड्स, नौकरियों और इसके अंदर में आरक्षण की बात आप लोगों की कहाँ की गई है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है। तो नौकरियों में आरक्षण की बात 1900 मतलब आर्टिकल नंबर 16 में की गई है। अब बात को समझना मेरी बात, आर्टिकल नंबर 16 आप लोगों ने देखा होगा, ये कहता है कि भारत सरकार या भारत राज्य की कोई भी सरकार या सरकार गवर्नमेंट राज्य नौकरियां देने में भेदभाव नहीं करेगा। बट उसी आर्टिकल के सब क्लॉज में ये लिखा है कि अगर सरकार को ये लगता है कि कोई जो है वो कमजोर वर्ग है समाज का, तो उसको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दिया जा सकता है। तो आर्टिकल नंबर 16 में 2 बातें लिखी गई है। एक तो ये है कि भेदभाव नहीं करेंगे, सबको समान अवसर देंगे। लेकिन अगर सरकार को लगता है कि कोई पिछड़ा वर्ग है, कमजोर वर्ग है, तो उसके लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। तो ये दोनों ही बातें आर्टिकल नंबर 16 में लिखी है। ये बच्चे मिस कर जाते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि ये बच्चे मिस कर जाते हैं। उनको लगता है यार वो तो समानता की बात की गई है, तो फिर आरक्षण की बात कैसे आएंगी? तो भाई आरक्षण भी समानता के लिए ही लाया गया है कि समानता जो है ना बेसिकली लाई जा सके, जो पिछड़े लोग हैं उन लोगों को मुख्य धारा में लाया जा सके। तो नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए आर्टिकल नंबर 16 में ही बात की गई है, सब क्लॉज में, ठीक है। तो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट ऑफिशियल पेपर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का ये, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आपके भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव पर रोक लगाता है? अब देखो भेदभाव के ऊपर में लोग लगा, ठीक है, यहां पर में एक आई थिंक शायद से ये हो गया एरर लिखते समय। ठीक है, बताइए भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में, देखिए रोजगार में भेदभाव के ऊपर में रोक लगाता है, तो रोजगार में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल नंबर 16। लेकिन उसी के सब क्लॉज में यह भी लिखा गया है कि अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा भेदभाव कर सकते हैं ताकि किसी को ऊपर उठाया जा सके, जो कमजोर वर्ग है उनको ऊपर लाया जा सके। तो भेदभाव सर जो है ये करता है, ये याद रखना आप लोगों ने, उसके ऊपर में रोक लगाता है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 22। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 22 के बारे बता दूं, अनुच्छेद 22 के अंदर में संविधान का अनुच्छेद 22 क्या सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 22 जो है फ्रेंड्स ये सुनिश्चित करता है आप लोगों का कि जब आपको अरेस्ट कर लिया जाए, ठीक है, या कस्टडी में रखा जाए, तब आपके साथ में इल ट्रीटमेंट ना हो, आपके साथ में मारपीट ना हो, ठीक है, आपके साथ में जो है खराब व्यवहार ना किया जाए। तो आपको गिरफ्तारी के दौरान खराब व्यवहार से बचाता है आर्टिकल नंबर 22। ठीक है, इसके अलावा आपको वकील रखने का भी अधिकार देता है आर्टिकल नंबर 22। तो अरेस्ट के दौरान या कस्टडी के दौरान, गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान दुर्व्यवहार से बचने का या दुर्व्यवहार न करने देने का अधिकार आप लोगों को देता है ये। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कोर्ट जाने का अधिकार आपके पास में आर्टिकल नंबर 32 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 2 आर्टिकल से 23 और 24। ठीक है, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल नंबर 21A है आपका। ठीक है, बाकी आर्टिकल नंबर 22 जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आपको, लॉयर द्वारा डिफेंड करने का अधिकार देता है। और आर्टिकल नंबर 39A ये सरकार पर जिम्मेदारी डालता है कि अगर कोई गरीब है या किसी भी वजह से वकील नहीं कर पा रहा है या कोई और भी कारण है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको क्या करे, वकील उपलब्ध करा के दे, सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, मतलब यहाँ पर में स्टेट लिखा गया है, प्राइवेट एंटिटी नहीं है, स्टेट है कि स्टेट की, क्योंकि आपने वोट स्टेट को दिया है ना, स्टेट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? पुलिस एसआई के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन फ्रेंड्स 2021 में। ठीक है, सिटीजनशिप से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी या फंडामेंटल ड्यूटी। आर्टिकल नंबर 51A जो है ये पार्ट नंबर 4A का एक भाग है, 4A का। इन दोनों को मतलब 4A में एक ही आर्टिकल है 51A, इसको जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जरिए। इसको लिया गया है आप लोगों का, मैं आपको बता दूं, यूएसएसआर, रशिया से। तो फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, अगर आपको अधिकार मिल रहे हैं, अगर आप कुछ ले रहे हो तो आपको जो है फ्रेंड्स, ठीक है, देना भी होता है। ऐसा नहीं कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, ठीक है, कुछ मिल रहा है तो हमेशा जब अधिकार मिलते हैं तो उसके साथ में आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी आती है, कुछ कर्तव्य भी आते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक चीज़ देखिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए तो आप कोर्ट जा सकते हो, फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे, लेकिन आपके कर्तव्य के लिए कोर्ट नहीं जाया जा सकता अगर आपने कर्तव्य नहीं निभाए तो अपने। तो हमारे भारत के अंदर में मौलिक कर्तव्यों के लिए कोर्ट नहीं जाया जा सकता कि भाई अगर अपना कोई कर्तव्य नहीं निभा रहा है तो, लेकिन मौलिक अधिकार के लिए वो कोर्ट जा सकता है, मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे तो ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, जस्टिशिएबल बाय कोर्ट है ये मौलिक अधिकार। लेकिन मौलिक कर्तव्य आपके ऊपर में मतलब दिए गए हैं, लेकिन उसको कोर्ट के द्वारा, कोर्ट में जाकर आप उसको नहीं कर सकते कि कोर्ट में अगर कोई नहीं कर रहा है तो कोर्ट लेकर जाया जाए उसको। इसी वजह से जो है काफ़ी सारे लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते देश के प्रति। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, जिसे कानून का पहिया बदलने के रूप से जाना जाता है? ठीक है, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द लॉ, कानून का पहिया बदलने वाला, या फिर आप लोग इसको धर्म, ठीक है, यहाँ पर मैं याद रखना है आप लोगों ने कि गौतम बुद्ध ने जब अपना पहला प्रवचन दिया, ठीक है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन उसको बोला जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन, इसको इतना बड़ा कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये उन्होंने कब दिया था? देखिए आप लोगों का आर्मी के पेपर के अंदर में पूछा गया प्रश्न है, और ये दिया था उन्होंने सारनाथ में। सारनाथ को किन किन नामों से जाना जाता है, जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी लोग, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी लोग। तो देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से सारनाथ, तो सारनाथ को जो है मृगदेही के नाम से भी जानते हैं आप लोग, मृगदेही के नाम से जानते हैं। ठीक है, ईसी पत्तन, और साथ ही साथ इसको ऋषि पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, ऋषि पत्तन। सारनाथ कहाँ पर है? तो सारनाथ है आप लोगों का उत्तर प्रदेश के अंदर में, वाराणसी के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे धर्मचक्र प्रवर्तन इसको कहा जाता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स, हरियंक राजवंश की स्थापना किसने की थी? हरियंक राजवंश, एसएससी जीडी का पेपर है और एनसीईआरटी बेस्ड है।
हरियंक राजवंश की स्थापना, हरियंक राजवंश जो है फ्रेंड्स मगध महाजनपद का पहला राजवंश है, मगध। आप लोगों ने राजवंश जो मेरी जो है एक एनिमेटेड वीडियो सीरीज है ऐप पर उपलब्ध है, वो आपने देखी होंगी, ठीक है। तो मगध के ऊपर में 3 राजवंशों ने शासन किया, एक है हरियंक, हरियंक, ठीक है, दूसरा है यहाँ पर में शिशुनाग, शिशुनाग, ठीक है, फिर आप लोगों का है नंद, नंद। तो ये हरियंक वंश जो है ये मगध का पहला राजवंश है और इसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी, ठीक है, बिंबिसार, बिंबिसार पहला राजा था मगध महाजनपद का और हरियंक राजवंश का। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट कहाँ पर में, इंपॉर्टेंट, कल ही आपको याद करवाया है मैंने, यूके ट्रिपल एससी के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, अमीन मतलब पटवारी के अंदर में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का, बताते जाएंगे आप सभी लोग जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए अगर मैं ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट की बात करूं तो ये आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, सिम्पसन डेजर्ट, जिप्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर में ही है आपके। यहाँ पर में आप देखिए ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ठीक है, यहाँ पर में बहुत फेमस क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट कहाँ पर में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, जिप्सन डेजर्ट, ठीक है, आपका यहाँ पर में। इसके अलावा जो है फ्रेंड सिम्पसन डेजर्ट आपका ये भी आपको मिलेगा। वही ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बहुत फेमस है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। बार बार रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं एग्जाम के अंदर में आप लोगों से, ठीक है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है, एसएससी एमटीएस और केएसपी पुलिस के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो पश्चिमी घाट, पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन जो है नीलगिरी के अंदर में होता है, ये आप लोगों को बार बार बताया है, याद रखना है आप लोगों ने। नीलगिरी पर्वत में यहाँ पर में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन। कौन चीजें हैं जो मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ, तो आप लोग जल्दी जल्दी से उन क्वेश्चंस के आंसर करिए। मैंने आपसे कहा था कि मैं लास्ट में आप लोगों से पूछूंगा, है ना, कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपसे पूछूंगा। तो आप लोग मुझे बताइए कि आपका जो है लैब्राडोर करंट कहाँ से बहती है, लैब्राडोर करंट कौन से महासागर के अंदर में, ओशियन का नाम बताइए आप लोग, ठीक है। उसके बाद में आप लोग मुझे बताओगे फ्रेंड्स कि मोज़ैम्बिक करंट कहाँ से बहती है, मोज़ैम्बिक करंट, ठीक है। और अगुल हास भी बताई दो यार, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगुल हास करंट कहाँ से जाती है, अगुल हास करंट कौन से महासागर से जाती है, जल्दी जल्दी से कमेंट कर देंगे आप सभी लोग ताकि याद हो जाए आप सभी लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा आपको बताना है कि लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी जो है सबसे बड़ी, हमारे मतलब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बड़ी, ठीक है, ग्रंथि कौन सी है ये आपको बताना है, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि लाल कलर की दिखती है, वो बाइल जूस सिक्रीट करती है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। बाइल जूस वही ग्रंथि सिक्रीट करती है। बाइल जूस किस चीज़ को पचाने के काम आता है, बताइए कमेंट करके। स्टार्टिंग में आपको बताया मैंने, ठीक है, ओके। बाइल जूस जो है वो किसको पचाने के काम आता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप सभी लोगों से, तो इसको भी याद रखिए आप सभी लोग, ओके। अनुसूची, हमारे टोटल अनुसूचियां कितनी हैं, अभी आपको दिखाया ना थोड़ी देर पहले मैंने कि कितनी अनुसूचियां है। तो टोटल अनुसूचियां कितने शेड्यूल्स है, शेड्यूल मतलब लिस्ट होती है, तो कितनी अनुसूचियां हमारे भारत के संविधान के अंदर में डाली गई है ये आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट करके, ओके। बाकी जो है फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, ठीक है, इसी तरीके से। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी जानकारी चाहिए आप लोग तो 7611101101 या 9697888844 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी आप लोग ले सकते हो फ्रेंड्स। या फिर टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, यहाँ पर में भी आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ से आप लोग सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हो, ओके। चलो बाकी और कोई भी चाहिए आप लोगों को फ्रेंड्स, ठीक है। बिहार का विभाजन वाला जो है प्रवीण जी मैं वापस से एक क्वेश्चन ले लूँगा, वैसे मैं कम से कम 4 से 5 बार बता चुका हूँ वो क्वेश्चन, फिर भी अगर आप कह रहे हो तो मैं एक बार कल मैं वापस से क्वेश्चन लेकर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। और भी कोई जानकारी चाहिए, कुछ भी आप पढ़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो थैंक यू वेरी मच।